रात के 2:30 का वक्त था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के पास एक फैक्ट्री से आने वाला धुआं सड़क के करीब लगी रोशनियों में खौफनाक हद तक खूबसूरत नजर आ रहा था। मैं सड़क के बीच में था जब एक बिल्कुल काली सियाह बली मुंह में सफेद रंग का कबूतर दबोचे तेजी से मेरे सामने से गुजर गई। मुझे उम्मी की बात याद आ गई कि अगर काली बली रास्ता काट जाए तो कोई मसला जरूर होता है। मैं इसी रास्ते की तरफ चल दिया जहां बली गई थी। ये सड़क पहले की निस्बत बहुत ज्यादा सुनसान थी। मुझे ऐसी सुनसान जगहों से शुरू से एक अजीब किस्म की वहशत थी। चलते चलते आधा घंटा हो चुका था लेकिन अभी तक मुझे वो बली कहीं नजर न आई। मैं सस्ताने के गरज से थोड़ी देर रुका तो मेरी नजर सड़क के किनारे पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कुछ है। मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा तो वो एक बच्चा था जो वहां बैठा था। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 3:30 बज चुके थे। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये बच्चा यहाँ इस वक्त आखिर कर क्या रहा है। जरूर बेचारा मुसीबत में होगा, रास्ता भटक कर यहाँ आ गया होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मैं इस बच्चे की तरफ चल दिया। बेटा, इस वक्त यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने इस बच्चे से पूछा। इस बच्चे ने जैसे ही पीछे मुड़कर मुझे देखा तो मैं एक झटके के साथ नींद से उठ बैठा। सर्दियों के अंदर भी मैं मुकम्मल तौर पर पसीने में भीगा हुआ था। लंबे लंबे सांस लेते हुए मैंने चेहरे से पसीना साफ करते हुए बेड के करीब पड़े मेज पर से पानी का गिलास उठाया और घटाघट पी गया। लैंप की रोशनी में घड़ी पर वक्त देखा तो 3:30 बज रहे थे। आखिर हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे अजीब डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं? मैंने दिल में सोचा और फिर वो ख्वाब दोबारा मेरे जहन में चलना शुरू हो गया। इस बच्चे ने जब पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो इसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसके हाथ में वही काली बली थे जिसे वो आधा खा चुका था। अंकल, ये बली मुझे बहुत तंग करती थी, इस बच्चे ने ये कहा और उठकर मेरे पास आने लगा था कि शुक्र है मेरी आंख खुल गई। इसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात अजीब और गरीब किस्म के ख्यालात में गुजरी। सुबह के 8 बजे में नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। सारा रास्ता में कल रात वाले ख्वाब के बारे में ही सोचता रहा। मैंने फैसला किया कि मुझे इस हवाले से किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए गुज़िश्ता 1 हफ्तों से पेंडिंग पड़ी तमाम फाइल्स मंगवा ले। काफी का मग हाथ में लिए मैं गौर से एक फाइल पढ़ रहा था जब मेरी असिस्टेंट आलिया इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हुई। सर, ये मजीद कुछ फाइल्स हैं जो आपने मंगवाई थी। चली ठीक है, आप उन्हें टेबल पर रख दे, मैं देख लूंगा। आलिया की तरफ देखे बगैर मैंने फाइल का सफ़ा पलटते हुए जवाब दिया। आलिया ने फाइल्स टेबल पर रख दिया। अच्छा आलिया, कुछ याद आने पर मैंने आलिया को बुलाया तो मेरी नज़र उसके पास खड़े बच्चे पर हुई जो वही बच्चा था जिसे कल रात मैंने ख्वाब में देखा था। मेरी बात अलिफादेवर रह गई और काफी का मग मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। मैं शदीद खौफ के आलम में इस बच्चे को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर हंस रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता आलिया बोल पड़ी, सर, ये मेरा भतीजा मानी है। इसके पेरेंट्स की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो ये मेरे ही साथ रहता है। हो सकता है ये मेरा वहम हो। मुसलसल इस ख्वाब के बारे में सोचने की वजह से मुझे ये बच्चा इस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा हो। ये सोचते हुए मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए खुद को नॉर्मल किया। सर, अपने कुछ कहना था? आलिया ने मुझसे पूछा। कौन? मम, मैंने। नहीं नहीं, तो अब जा सकती हैं। मैं मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुका था। उनके जाते ही मैंने टाई को ढीला करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये बच्चा क्यों इस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा था? मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। हो सकता है मुझे वहम की बीमारी लग गई हो। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि वो ख्वाब वाला बच्चा बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और कहा, सर, लंच का वक्त हो गया है, आपका खाना मैंने लगा दिया है। नहीं यार, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बस 1 कप कॉफी का ला दो। इसके बाद मुझसे कोशिश के बावजूद ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ और शाम तक मैंने 4 कप कॉफी के पी लिए। 5 बजे घर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो आलिया के साथ वही बच्चा बैठा हुआ था। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊंगा, अब तमाम फाइल्स शाकिर के हाथों मेरे फ्लैट पर भिजवा दीजिएगा।
मैंने इस बच्चे की तरफ देखते हुए आलिया से कहा, ओह मन, ये क्या कर दिया तुमने। बच्चे ने एक खिलौने के साथ खेलते हुए अचानक इसकी गर्दन तोड़ डाली। थूथो, ये मुझे बहुत तंग करता था, इस बच्चे ने मेरी तरफ देखते हुए आलिया को जवाब दिया, और मैं थूक निगलते हुए जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ा। कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर इस बच्चे का मेरे ख्वाब से कोई ताल्लुक है, वरना वैसी शक्ल, वही जुमला। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, कुछ मसला जरूर है। मैंने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए परेशानी के आलम में सोचा और घर जाने की बजाय सीधा एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास पहुंच गया और इसे तमाम वाकया मुकम्मल तफसील के साथ सुनाया। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाज दफ़ा काम की ज़ियादती, नींद पूरी न होने की वजह से खाना वक्त पर न खाने या कम खाने से भी ऐसा होता है, और आप तो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने मेरी बातें सुनने के बाद कहा, और दवाइयाँ लिख दे। मैं दवाइयाँ लेकर घर वापस आ गया और अच्छे से खाना खाने के बाद दवाइयाँ खाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जल्दी सो गया। आज मामूल से हटकर मुझे लेटते ही फौरन नींद आ गई, वरना तो आराम से 1.5-2 घंटे लग जाते थे। मैं बहुत गहरी नींद में था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ शोर हो रहा है। मैं गहरी नींद से इस वक्त एकदम छलांग लगाकर उठ बैठा जब मेरे कानों में जबरदस्त किस्म का शोर सुनाई दिया। अभी मैं वैसे ही नींद की हालत में था कि मेरे फ्लैट का मेन दरवाज़ा दोबारा जोर जोर से बजना शुरू हो गया। मैंने लैंप जलाई और घड़ी पर वक्त देखा तो खौफ की एक लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ गई, क्योंकि घड़ी पर 3:30 बज रहे थे। मुझे फौरन मेरा ख्वाब याद आ गया। दरवाज़ा एक मर्तबा फिर मजीद शिद्दत से बजना शुरू हो गया। उन्हें नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़रूर कोई मसला है, मैंने दिल में सोचा। लेकिन डॉक्टर ने तो मुकम्मल तसल्ली दी थी कि ये सिर्फ रूटीन की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। मैं डॉक्टर की बात पर तसल्ली करते हुए अपनी जगह से उठा और दरवाज़ा खोलने बाहर चला गया। दरवाज़ा खोला तो बाहर आलिया और वही बच्चा मानी खड़े हुए थे, जिन्हें यूं रात के इस पहर अपने फ्लैट पर देखकर मुझे जबरदस्त किस्म की हैरत हुई। मानी के हाथ में वही खिलौना था जिसका सर उसने शाम के वक्त दफ्तर में तोड़ दिया था, लेकिन अब वो खोलना बिल्कुल ठीक था, सर भी लगा हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बार बार बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। सर, हम बहुत मजबूरी में आपके दर पर आए हैं, प्लीज हमारी मदद करें, हमें आपके अलावा किसी का सहारा नहीं है। आलिया ने रोते हुए बोलना शुरू किया। अच्छा, आप अंदर आए, पहले ही बारिश की वजह से बहुत भीग चुकी हैं। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और उनके लिए टॉवल लेने चला गया कि सर्दी की वजह से बीमार न पड़ जाएं। टॉवल देने के थोड़ी देर बाद मेरी नज़र मानी पर पड़ी तो वो मुसलसल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मुझे इसकी मुस्कुराहट से अजीब बेचैनी हो रही थी। मैं आप लोगों के खाने के लिए कुछ लाता हूँ, ये कहकर मैं खड़ा हुआ तो मेरी नज़र अचानक आलिया की टांगों पर पड़ी तो मेरे अपनी टांगों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं मारे डर के गिरते गिरते बचा। आलिया की टांगें बिल्कुल उल्टी और खौफनाक थीं, जैसे चुड़ैलों की होती हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपने डर को काबू करते हुए किचन के बहाने अपने कमरे में गया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मोबाइल उठाकर पुलिस का नंबर मिलाया। 3वीं घंटी पर ही मेरी कॉल अटेंड की गई और मैंने तेजी से चलती अपनी धड़कनों को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से आवाज निकालकर कहा, मेरे घर में कोई बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मखलूक आ चुकी है, जिसकी टांगें उल्टी और खौफनाक हैं। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आगे से जवाब सुनकर मोबाइल मेरे हाथों से नीचे जा गिरा और मैं डर कर बेड पर जा पड़ा। फोन पर पुलिस की बजाय आलिया की आवाज थी, जो कह रही थी, मैं चुड़ैल हूँ सर। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो खून से भरी कैंची मेरे हाथ में थी। बिल्कुल इसी वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि अब वहां चुड़ैल की बजाय नर्स की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। डॉक्टर, मैंने इसे नहीं मारा, ये चुड़ैल थी, नर्स नहीं थी। मुझे मारने आई थी। मैंने डॉक्टर को देखते ही उसे वजाहत दी, जो यकीनन बेसूद थी। डॉक्टर ने सिक्योरिटी के एहलकारों को बुलाया, जिन्होंने मुझे पागल समझते हुए पकड़कर काबू में किया और डॉक्टर ने जल्दी जल्दी मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पहले की बजाय किसी और कमरे में पाया। अभी तक मैं गुनूदगी के आलम में था।
मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मुझसे हिला न गया। मैंने समझा शायद कमजोरी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरे दोनों हाथ और पांव स्ट्रेचर के दोनों अतराफ से बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए थे। कमरे का दरवाजा खुला और उसी डॉक्टर के साथ चंद पुलिस के एहलकार भी अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर और पुलिस वालों के एक ऑफिसर ने आपस में कोई बात की और इस ऑफिसर के अलावा बाकी सब बाहर चले गए। ऑफिसर, मैंने इस नर्स को नहीं मारा। अब शायद मुझे पागल समझेंगे, लेकिन वो नर्स नहीं थी बल्कि चुड़ैल थी जो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरे ऑफिस में भी काम करती है। अब मेरे ऑफिस से आलिया नाम की लड़की को गिरफ्तार करवाएं, अब ये सब कुछ आश्कार हो जाएगा। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले को सारी तफसील बताई, लेकिन इसके बावजूद मेरी घबराहट वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वाला मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता रहा और उसके बाद चला गया। मेरी थोड़ी ढारस बंधी कि अब आलिया के गिरफ्तार होते ही सारी गुत्थी सुलझ जाएगी और मुझे इस जहनी, नफसियाती और जिस्मानी अजियत से छुटकारा मिलेगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस ऑफिसर दोबारा आया। अच्छा, तो आलिया कितने अरसे से दफ्तर में बतौर आपकी पर्सनल असिस्टेंट के काम कर रही थी? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। तकरीबन 6 महीने से ज्यादा अरसा हो गया था इसे मेरे दफ्तर में काम करते हुए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको सारी तफसील बताई थी। अब दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? और आलिया कहाँ है? मैंने परेशानी के आलम में पुलिस ऑफिसर से पूछा। आप खुद पागल हैं या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफिसर मुझ पर चलाया। अब की बार उसके लहजे में बहुत करख्तगी थी। क्या मतलब आपका? ऑफिसर, मेरा यह मतलब कि आपके दफ्तर में आलिया नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती और आपके पर्सनल असिस्टेंट की सीट भी पिछले 6 महीने से खाली है। न सिर्फ ये बल्कि आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक आप पिछले कई अरसे से बहुत अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अपने दफ्तर के कमरे में खुद से बातें करते हुए पाए गए हैं। असिस्टेंट के टेबल पर रोजाना खुद से बातें करते हैं और आपके दफ्तर और घर में नशे की गोलियां भी पाई गई हैं। मैं मुंह खोले सकते के आलम में पुलिस ऑफिसर की बातें सुन रहा था और मेरे जहन के किसी कोने में ये ख्याल परवान चढ़ रहा था कि शायद ये पुलिस वाला मुझसे कोई घिनौना किस्म का मजाक कर रहा है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे शदीद हैरानी का झटका लगा जब पुलिस वाले ने मुझे सीसीटीवी की वीडियो दिखाई जिसमें मैं रोजाना आलिया के टेबल के पास खड़ा आलिया से बातें करता था, लेकिन अब वीडियो में कहीं पे भी आलिया का नामो निशान तक नहीं था। इसके बाद अगले कई मिनट तक पुलिस वाला मुझसे पता नहीं क्या कुछ कहता रहा, लेकिन मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माऊफ हो चुका था। मुझे पुलिस वाले की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एक मर्तबा फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधलाहट का शिकार हो गया और थोड़ी ही देर में हर तरफ तारीकी छा गई। आज आपको अदालत में पेश किया जाएगा, डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स चेक करते हुए मुझे बताया। सुल्तान साहिब, मैंने ऐसे कुछ केस पहले भी देखे हैं। मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ कि अदालत में आपका वकील जो कुछ भी आपसे पूछे अपने से यही जवाबात देने हैं। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल तफसील से सारी सूरत हाल से निमटने का तरीका समझाया। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अदालत में यह कबूल करूं कि मैं पागल हूं? मैंने लाचारगी से डॉक्टर से पूछा। आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो आपको 25-30 साल की कैद हो गया, हो सकता है फांसी दे दी जाए, लेकिन इस तरीके से आपको अदालत किसी पागल खाने भेज देगी जहां पर कम अज कम आप जेल से 1000 गुना बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन डॉक्टर, मैं पागल हरगिज नहीं हूं। ये सब कुछ मुझे नजर आता है। मुझे ऐसे डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं। मुझे अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। मैंने रोते हुए डॉक्टर से कहा कि अदालत जाने का वक्त हो चुका है। चंद पुलिस के एहलकार कमरे में दाखिल हुए। स्ट्रेचर से बंधे हुए मेरे दोनों हाथ और पांव खोले गए। हथकड़ियां लगाकर मुझे अस्पताल के कमरे से बाहर पुलिस की गाड़ी तक लाया गया। अदालत पहुंचने के 1 घंटे बाद मेरे केस की कार्रवाई शुरू हुई। तमाम जवाबात मैंने अपने वकील के कहने के मुताबिक दिए। तकरीबन 1.5 महीने तक मेरा केस ऐसे चलता रहा और बिलाखिर नफसियाती मरीज तस्वुर करते हुए अदालत ने मुझे एक पागल खाने में दाखिल कराने के अहकामात जारी कर दिए। यहाँ पर जल्द ही मैंने खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लिया। उसी डॉक्टर को मैंने अपना ज़ाती डॉक्टर बना लिया जो हर हफ्ते मुझे बाकायदगी से चेक करने आता है। इसके मुस्तकिल इलाज से मेरी तबीयत अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी।
अब मुझे डरावने ख्वाब भी बिल्कुल कम आते थे। मेरी रूटीन बहुत बेहतर हो गई थी। खाना पीना वक्त पर था और चंद अपने जैसे समझदार किस्म के पागलों से दोस्ती भी हो गई थी, जो पागल तो नहीं थे लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी और लोगों की खुद गरजियों की वजह से इस वक्त पागल खाने में मौजूद थे। वक्त इसी तरह गुजरता गया और पता भी नहीं चला 5 साल गुजर गए और बाकी मेरे इलाज के फ़कत 2 हफ्ते रह गए। अदालत पहले ही मेरे कत्ल को मेरे पागलपन की वजह करार देकर मुझे इलाज मुकम्मल होने के बाद रिहा करने के अहकामात जारी कर चुकी थी। इस 5 साल के अरसे के दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा था। अपने मुशाहदात और तजुर्बात की बुनियाद पर अपने जैसे लोगों को ऐसी मुश्किलात से बचाने के लिए मैंने एक किताब भी मुकम्मल कर ली थी, जिसे अपने रिहा होने के साथ ही शाये करवाना था। आज अगर मैं जिंदा था तो इसका सारा सेहरा डॉक्टर जमाल को जाता था, जिनकी हौसला अफजाई और मुसलसल रहनुमाई की बदौलत मैंने ये कड़ा वक्त बहुत सब्र के साथ गुजारा। बाहर जाते ही हमें भूल जाएंगे ना, मेरे दोस्तों ने मुझसे अलविदाई मुलाकात करते हुए कहा। हस्तपाल से आज मेरे जाने का दिन था। जहां मुझे जाने की खुशी थी वहीं उन चंद दोस्तों की इन हालात का दुख भी था, क्योंकि सिर्फ मैं ही उनके दुख को समझ सकता था। मैंने खुद से वादा किया था कि हस्तपाल से निकलते ही मैं इन तमाम लोगों के हक के लिए, उनकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा। अस्पताल के पूरे स्टाफ से मिलने के बाद मैं जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल दिया। सीढ़ियों के पास पहुंचकर मैंने एक दफा फिर तमाम लोगों को पीछे मुड़कर देखा और फौरन जज्बात पर काबू न रखते हुए मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ मुड़ा तो मुझे सामने लगे शीशे से बाहर नीचे की जानिब कुछ शनासा से चेहरे नजर आए। मैंने दोबारा मोड़कर शीशे की तरफ देखा। गो कि मैं चौथी मंजिल पर मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद बाहर खड़े चेहरे पहचानने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगे। यकदम मेरे चेहरे के तासुरात बदल गए और गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया और मेरा खून खोलना शुरू हो गया। बाहर आलिया और उसका वही भतीजा मानी खड़े थे। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी वो मुझे ही देख रहे थे, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। इन्हें देखते ही मेरे सामने मेरी जिंदगी के पिछले 5 साल की बर्बादी के सारे मनाजिर चलना शुरू हो गए। मुझे मेरी खुशियों से भरपूर जिंदगी से अजाबों के दलदल में धकेलने वाली मुलजिमा मेरे सामने खड़ी थी। मैं अपने गुस्से पर काबू न पाते हुए फौरन सीढ़ियों की तरफ भागा। मुझे यूं अचानक भागते हुए देखकर अस्पताल का अमला भी परेशान होकर मेरे पीछे आने लगा। आलिया को देखकर मेरी आंखों में खून उतर चुका था। मैं बहुत तेजी से नीचे की जानिब भागा जा रहा था। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर से उतरते हुए अचानक मेरा पैर फिसला और मैं बहुत बुरी तरह फिसलते हुए सीढ़ियों के सामने लगे शीशे को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। मैं सही सलामत खड़ा था, लेकिन नीचे तामीर इमारत की बुनियादों में पड़े सोयरावे के अंदर एक लाश धंसी पड़ी थी। एक सरिया इसकी आंखों में गायस चुका था, एक खोपड़ी के अंदर, और 5 सरिये उसके जिस्म के बाकी हिस्सों में शामिल हो चुके थे। ये लाश मेरी ही पड़ी हुई थी और जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी हासिल करके पास मेरी रूह खड़ी थी, जिसके अंदर अब इंसानियत नहीं थी। वक्त और जगह की कैद से आज़ाद होकर अब मेरी भटकती हुई रूह का मकसद सिर्फ और सिर्फ बर्बादी था। अब मैं हर जगह हर वक्त मौजूद हूँ। जब आप मेरी जिंदगी का ये अजियतों भरा वाकया पढ़ रहे होंगे, मैं इस वक्त आप ही के पास, आपके इर्द गिर्द कहीं पे मौजूद हूँगा और आपका गला दबा दूंगा।